नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अलवर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को अपने चुनावी दौरे की शुरुआत कंट्रोल रूम के पास खंडेलवाल धर्मशाला के सामने स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेक कर की। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने गुरुद्वारा प्रबंधक सहित अन्य लोगों के साथ गुरुवाणी सुनी और गुरुद्वारे में मत्था टेका। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की अब की बार 400 पार के संकल्प को आप सभी के सहयोग से पूरा करना है। आगामी 27 मार्च को नामांकन के अवसर पर आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी के सहयोग से ही अलवर के विकास का उनका संकल्प मजबूत होगा। इस मौके पर राजस्थान वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, पूर्व सभापति अशोक खन्ना, अभिषेक तनेजा, के मदान, हरीश अरोड़ा, पार्षद पूजा अरोड़ा, अशोक पाठक, रणदीप सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अकबरपुर क्षेत्र के नटनी का बारा रूपा रेल नदी में सैकड़ों की तादाद में मछलियां काल का ग्रास बन गई। यहां अज्ञात कारणों के चलते बड़ी तादाद में मृत मछलियां पड़ी हुई हैं, जिसके कारण नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। जानकारी के अनुसार रूपा रेल नदी में मृत मछलियों के कारण बदबू होने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। पानी के अभाव या ऑक्सीजन की कमी सहित अन्य कारणों के चलते यह मछलियां दम तोड़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि मामले का निस्तारण कर बांध में बची शेष मछलियों को बचाने के लिए ध्यान दिया जाए। जंगल वॉच ग्रुप समिति के सचिव संजीव कारगवाल ने बताया कि इस पूरे मामले में मछलियों के लिए अनावश्यक रूप से खाद्य पदार्थों को पानी में डालने के चलते पानी में ऑक्सीजन की कमी सहित शिकारियों द्वारा पानी में जहर डालकर मछलियों को दूसरी जगह ले जाकर ऊंचे दामों में बेचने जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में वन विभाग और जिला प्रशासन को इस मामले में गहनता से जांच करनी चाहिए। सुनिए क्या कहा प्रकृति प्रेमी संजीव कारगवाल ने। रूपा रेल नदी है, इसका उद्गम स्थान थानागाजी से है और जो सरिस्का के जो बाघ परियोजना है उसमें से बहकर आती है और काफ़ी जो हिस्सा है उसका सरिस्का बाघ परियोजना में आता है। और इस जो पानी का जो स्रोत है, जो जगह जगह 12 मास पानी बहता है और साथ के अंदर जहाँ ज़्यादा मात्रा में पानी होता है वहाँ बहुत सारे तरह की स्पीशीज मछलियाँ हैं वो उसमें अपना जीवन चक्र चलाती हैं। उन मछलियों में कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2006 के शेड्यूल्ड में भी आती हैं। और ये जो मछलियाँ हैं इनके जो अभी हाल में देखा गया कि ये मरी हुई पानी में ऊपर आ गई हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहला जो कारण है वो है कि धार्मिक आस्था के लोग बाग जो मछलियों को दूषित दाना वगैरह डालते हैं और अपनी पन्नियाँ वगैरह उसी पानी में डाल के चले जाते हैं। उससे उस जो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और उसकी वजह से या जहरीला कोई दाना पानी चला जाए, जैसे ब्रेड वगैरह भी डालते हैं तो ब्रेड के अंदर जो खमीर उठाने के लिए उसमें कई तरह के केमिकल्स का प्रयोग होता है, वो पानी को जाकर दूषित करता है। प्राकृतिक आवास जो उनके रहने वाले हैं, प्राकृतिक जो उनका खाद्य है उसको दूषित करते हैं। उसकी वजह से भी उनके ये मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और उससे बड़ी जो संभावना ये है कि गत 3-4 सालों में सरिस्का बेहद दुर्दशा के दिनों में रहा है और ऐसे में जो शिकारी हैं वो यहाँ काफ़ी हावी रहे हैं। और एक शिकारियों का इन प्राकृतिक आवास की जो मछलियाँ हैं उनका शिकार करने का एक पैटर्न है, उनकी मोडस ऑपरेंडी है कि वो ऐसे में कोई पानी के अंदर पूरे में जहरीला या जो पेस्टिसाइड्स वगैरह इस तरह के डालते हैं, उससे जो सारी मछलियाँ एक साथ ऊपर आ जाती हैं और उनको इकट्ठा करके और वो फिर ले जाके मंडियों के अंदर ऊँचे दाम से बेचते हैं। ये इस तरह की तस्करियाँ भी होती हैं और संभवतः जिस तरीके से ये मास स्केल के अंदर जो मछलियाँ मरी हुई हैं, तो ये इस बात से भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जयपुर, दिल्ली और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पे जो मछलियाँ का शिकार करते हैं और उनको बाज़ारों में ऊँचे दामों में बेचते हैं, तो वो सबसे आसान तरीका ये होता है कि वो इस तरह का पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उनको मछलियों को इकट्ठा करते हैं और उनके इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला हो, ग्रामीण आ गए हों या माने बाकी कोई गश्ती दल आ गया हो और उसको वो छोड़ के चले गए हों, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिकारी यहाँ इसमें उनका भी हाथ हो कोई। कैसे रोका जा सकता है सभी को? इसमें चूँकि सरिस्का से सीधा-सीधा लोगों का जुड़ाव होना चाहिए और इसको जुड़ाव के लिए ज़रूरी है कि आम लोगों को प्रेरित किया जाए कि भई सबसे पहले जो धार्मिक आस्था के लोग बाग हैं, उनको स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, आपस में जो
लोग बाग हैं वहाँ साइन बोर्ड लगाया जाए, वन विभाग की तरफ से भी पाबंद किया जाए, जुर्माना भी लगाया जाए कि इस तरह के प्राकृतिक आवासों में किसी तरीके से मछलियाँ वगैरह को दाना वगैरह नहीं डाला जाए, पन्नियाँ वगैरह हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से पाबंदी लगे। और दूसरा कि किसी भी असंदिग्ध जो व्यक्ति हैं जिस तरह का चाल चलन से और इससे पता लग जाता है कि कोई ये शिकारी होने की संभावना है या तो इस तरह के उनको रैंडमली वन विभाग को चेकिंग भी की जानी चाहिए और इस तरह के जो प्राकृतिक आवास है उनके ऊपर नियमित गश्त करनी चाहिए। उसी से ही ये इस तरह के जो दुर्घटनाएं हैं वो बची जा सकती है। कोतवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक 36 वर्षीय युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक के परिजन राजकुमार गुप्ता ने बताया कि मालाखेड़ा बाजार निवासी मितेश गुप्ता बाइक पर अपने साथी के साथ घूमने निकला था, जिसकी सिल्वर ओक स्कूल के समीप अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई थी। मितेश के सिर पर गंभीर चोट आने से उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के 2 बच्चे हैं और वह आटा पिसाई का काम करता था। इस दुर्घटना में उसके दूसरे साथी के भी चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। घूमने निकले थे, बाइक पे थे, कितने लोग 2 जने थे। क्या बात होगी? कोई अज्ञात वाहन की टक्कर से एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये सिल्वर ओक स्कूल के आसपास। जो दूसरा जो साथी है उसका क्या नाम है और क्या हालत है उसकी? उसका नाम भारद्वाज है, नाम पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन उस शर्मा लगाता है, लेकिन उसके गंभीर चोट नहीं है, उसको मामूली चोट लगी उसके। तो भाई के सर में लगी ज़्यादा, तो उसकी वजह से एक्सपायर हो गया। ये कैसे उपचार के दौरान दम तोड़ा या फिर रास्ते में क्या बात है? नहीं, ट्रॉमा सेंटर से तो हमको भेज दिया गया था कि हेड इंजरी है, आप कहीं भी और ले जा सकते हैं। तो हम कौन से डॉक्टर थे भाई, पंकज शर्मा जी के यहाँ ले गए थे, वहाँ पर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अलवर कोतवाली पुलिस ने धारदार हथियार से मारपीट के मामले में 2 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के एएसआई रघुवीर सिंह ने बताया कि 26 जुलाई 2022 को नवापुरा मोहल्ले नाले के समीप झगड़ा हुआ था, जिसमें मुलजिम ने धारदार हथियार से मारपीट की थी और स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर नाले में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के साथ ही मुलजिम को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। अब शेष एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस अनुसंधान कर रही है। आरोपी हन्नी सरदार उर्फ इंद्रजीत सिंह 2 साल से फरार चल रहा था। इसके 2 स्टैंडिंग वारंट जारी हुए हैं, जिसे बारी बारी से दोनों वारंटों में गिरफ्तार करेंगे। इसमें 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। 26 जुलाई 2022 को मोहल्ला नवापुरा में नाले के पास में झगड़ा हुआ था, जिसमें मुलजिम के द्वारा धारदार हथियारों से मारपीट की गई थी। स्कूटी को क्षतिग्रस्त किया गया था, क्षतिग्रस्त करके नाले में फेंक दिया। जिसके साथी मुलजिम 2 पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। एक मुलजिम को कल बामुश्किल होली के त्यौहार में आया था घर पे, तो उसको कल गिरफ्तार किया गया है, जिससे अनुसंधान कर रहे हैं अभी। मुलजिम का नाम है हन्नी सरदार उर्फ इंद्रजीत सिंह, नवापुरा मोहल्ले का रहने वाला है। काफ़ी दिन से फरार था, 2 साल से फरार चल रहा था करीब। जिसके 2 स्टैंडिंग वारंट जारी हुए हैं, दोनों वारंटों पर गिरफ्तार करेंगे बारी बारी से। एक में आज करेंगे, एक में दोबारा न्यायालय का आदेश से दोबारा प्राप्त करेंगे। इसमें और भी कोई अपराध में कोई सामने है किसके? नहीं, जो पहले गिरफ्तार हो चुके 2 मुलजिम, इसमें एक कोई नावरिया था, जितेंद्र नावरिया, और एक हर्ष अदलक था। 2 आदमी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। किसी आरोपी कोई अपराधी कोई और मुकदमे कोई आए जिसे नहीं, इसके पूर्व के कोई मुकदमे नहीं, यही 2 मुकदमे हैं जिनमें भी अनुसंधान जा रहा है। और कोई होगा तो उसमें पुनः गिरफ्तार किया जाए। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को दिवाकरी और बेलाका गांव में होली मिलन समारोह में शामिल होकर जनसंपर्क भी किया। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीणों ने मंत्री भूपेंद्र यादव का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही डीजे के साथ पुष्प वर्षा करते हुए मंच तक लेकर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री यादव ने इस आदर और सम्मान के लिए सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार समाज में भ्रम फैला रही है कि भाजपा आरक्षण को समाप्त कर देगी, जबकि मोदी सरकार ने दलित पिछड़े समाज के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि उनका वादा है कि भाजपा सरकार कभी आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समाज को टुकड़ों में बांटने का काम किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाज को एक साथ जोड़ने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबके लिए एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास।
उन्होंने कहा कि आज जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं वह इस तरह से तैयार की जा रही है कि योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि इमरजेंसी, दंगे, भूखमरी, बेरोजगारी, घोटाले वाला शासन देश का काला अध्याय था। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। लोगों की इस प्रगति की शक्ति से हम 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन गए हैं। वे देश में 9000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसमें से करीब 4000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, आज 21 शहरों में मेट्रो की सुविधा है। ये काम विकास के विजन से होते हैं। ये काम तब होते हैं जब नीयत सही होती है। अगले 5 वर्ष में विकास की गति कई गुना तेज होगी। कांग्रेस ने 7 दशक तक जो गड्ढे खोदे थे वो अब तेजी से भरे जा रहे हैं। अगले 5 वर्ष अपनी इस नींव पर बुलंद इमारत बनाने का काम होने वाला है और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि आगामी 19 अप्रैल को मोदी की गारंटी पर वोट देकर मोदी के संकल्प अब की बार 400 पार को पूरा करना है। इस मौके पर राजस्थान वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, पूर्व विधायक जयराम जाटव, पूर्व जिला उप प्रमुख रमन गुलाटी, अशोक वर्मा, सोहनलाल सुलानिया, लक्ष्मी जाटव, देशराज वर्मा सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। धोखा देने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, उनके पंचतीर्थों का विकास नहीं किया, बाबा साहब के सपनों को भी पूरा नहीं होने दिया। आप पूछोगे कैसे? आजादी के 70 साल तक 370 लगा करके जम्मू कश्मीर के हमारे एससी भाइयों को रिजर्वेशन नहीं लेने का पाप किया तो ये कांग्रेस ने किया। जिस दिन 370 टूटी, जम्मू कश्मीर एक ही नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों को 70 साल बाद रिजर्वेशन मिला। कितना बड़ा पाप कांग्रेस ने करके रखा था। कांग्रेस ने इस देश में सबको केवल वोट बैंक की राजनीति करने जैसा ही समझा, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के बनाए हुए संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की पूरी तरीके से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिसका जो आरक्षण है वो पूरी तरीके से संविधान के अनुसार लागू है। कांग्रेस वाले रोज रोज नया नया नारा लगाते हैं। आजकल नारा लगाते गिनती करो। किस चीज की गिनती करो भाई? आपके पाप की, आपके लूट की? अरे भाई गिनती करो। किस चीज की गिनती करो भाई? राजस्थान सरकार में कांग्रेस के लीक हुए परीक्षा घोटालों की, और भजन लाल सरकार कह रही है अब गिनती कर लो, नंबर आ रहा है, सबको एसओजी में अंदर भेज रहे हैं। जिन जिन ने पाप किया है सबकी गिनती करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। गिनती करेंगे कांग्रेस के पापों की और गिनती करेंगे सजा पाने वाले लोगों की, और गिनती करेंगे उनको अंदर भेजने की। इस देश में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से मुक्त पारदर्शी शासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और भाइयों, ये चुनाव तो लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों के लिए लड़ा जाता है। लोकसभा का चुनाव केंद्र में सरकार बनाने के लिए लड़ा जाता है। लोकसभा का चुनाव भारत को इतना बड़ा बनाने के लिए लड़ा जाता है कि भारत दुनिया के देशों के बराबर खड़ा हो सके। और कांग्रेस के राज में हम तो रोज देखते थे, कभी डी राजा जेल में जाता था, कभी पवन बंसल जेल में जाता था। सुबह अखबार खोल के देखते थे कोई ना कोई मंत्री जेल में जाता था। मोदी जी का राज ऐसा आया है कि रोज अखबार खोल के देखते हो तो मंत्री इस गांव में मिलता है और उस गांव में मिलता है, लोगों के बीच में सीना तान के मिलता है। और ये सरकार हम चला भी इसीलिए रहे हैं। हमारे बॉर्डर पे इतने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आसाम, सिक्किम बॉर्डर पे गांव थे। कांग्रेस के राज में कहा जाता था वो हमारे देश के आखिरी गांव है। मोदी जी ने कहा नहीं, वो हमारे हिंदुस्तान के प्रथम गांव है। गारंटी पर ही चुनाव करना है।
प्रधानमंत्री जी की गारंटी का अर्थ है कि देश के सब गरीबों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे। कहीं इक्का दुक्का कुछ चीजें रह सकती हैं, लेकिन सबके शौचालय बने, सबके मकान बने, सब घरों में बिजली पहुंचे, सब घरों में पानी पहुंचे, आयुष्मान योजना का कार्ड पहुंचे, सबके बैंक अकाउंट खुले, किसानों को सम्मान निधि मिले, लड़कियों की शिक्षा का प्रबंध हो, रोजगार का प्रबंध हो। ये मोदी जी का सपना भी और उसको हकीकत में भी ढूंढा। आप खुद ही एक बात पे विचार करो कि आज 10 साल में हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से अलवर को जोड़ते रहे। जो दिल्ली 6 घंटे में पहुंचते थे वही दिल्ली आज 2 से 2.5 घंटे में पहुंचते थे। विकास की काफी योजनाएं हमारे यहाँ आई हैं, लेकिन अभी भी टूरिज्म के सेक्टर में, डिजिटल सेक्टर में, व्यापार के सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अलवर को ऊंचाइयां छूनी बाकी है। उन योजनाओं में आपके साथ केंद्र सरकार के लिए काम करने के लिए मैं आपके बीच में आपके प्रत्याशी के रूप में आया हूं। मुझे आपका आशीर्वाद की जरूरत है। हमारी योजनाओं, विकास, गरीब कल्याणकारी भावना कार्यक्रमों के साथ साथ जो सबसे बड़ा विषय 10 सालों में हुआ है कि हमारे देश का स्वाभिमान जगा है। स्वाभिमान इसलिए जगह है कि दुनिया के सारे देश हिंदुस्तान पे दादागिरी किया करते थे और कश्मीर का एक नासूर लेकर थे। हमारा पड़ोसी देश हमारे ऊपर एक प्रकार का हमेशा प्रायोजित आतंकवाद करता था। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के आतंकवाद को भी रोका और 370 की कलम को समाप्त करके भारत को एक करने का गरीब कल्याणकारी नेतृत्व के साथ साथ देश को स्वाभिमान देने वाले नेतृत्व का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी। और इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं अभी आने वाले समय में रामनवमी का उत्सव आने वाला है। हजारों साल से चलने वाली इस परंपरा में जगह जगह हमने पूरे देश में गांव में या तो रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, रामायण करते थे, दिवाली मनाते थे। लाखों लोग उससे प्रेरणा लेकर राम के जीवन में उससे प्रेरणा लेकर कथाएं करते थे, गीत गाते थे। लेकिन जब हम पूछते थे और सोचते थे कि जिस राम को हम पूछते हैं उन्होंने जहाँ पर जन्म लिया, उन्होंने जहाँ पे राज किया, उन्होंने जहाँ से अपने मनुष्य जीवन की सर्वोच्च यात्रा को प्रारंभ करी, जो राम जिस अयोध्या के राजा बने उनके स्थान पर तो वो टेंट के अंदर ही। और ये देख करके समाज लंबे समय से तरह तरह से संघर्ष करता रहा, लेकिन कभी उसको सफलता हासिल नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का युग है कि वर्षों से चली आ रही 500 साल पुरानी समाज की उस चीज को समाप्त करके राम मंदिर निर्माण करने का भी काम श्री नरेंद्र मोदी जी। और हमें तो फर्स्ट फेज के चुनाव में बड़ा आशीर्वाद है कि 9 से 17 तक नवरात्रि चलने वाले हैं। 17 को रामनवमी और 19 को हमारा चुनाव है। इसमें रामनवमी मनाइए और अधिकतम संख्या में मतदान करने देंगे। बहुत बढ़िया। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कई बार लोग कहते हैं कि चुनाव में बहुत आगे ये आपका आशीष और आशीर्वाद है, लेकिन हमें आगे बने रहने के लिए अधिकतम मतदान करना। अधिकतम मतदान करने का अर्थ यह है कि अपने घर का कोई मतदान बेकार न जाए। क्योंकि जब हम कहते हैं मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता, उनको 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद प्राप्त, तो ये 140 करोड़ भारतीयों को अपना आशीर्वाद कैसे दे सकते? सीधे तो रोज आशीर्वाद दे नहीं सकते, लिख करके भी नहीं दे सकते। आशीर्वाद देने का एक ही तरीका होता है कि जब मतदान का दिन आए और प्रधानमंत्री चुनने का अवसर आए तो मतदान केंद्र पे जाना, कमल के निशान का बटन दबाना, आपका आशीर्वाद सीधे नरेंद्र मोदी। मैं अलवर की जनता से वादा करता हूँ, मेरा 40 साल का अलवर का भावनात्मक, पारिवारिक, सामाजिक हर तरह से मेरा रिश्ता रहा। लेकिन अब
मेरे को एक सौभाग्य मिला है कि मैं अलवर के सांसद के रूप में आपकी सेवा करूं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा 27 मार्च को अलवर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रमुख पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि भी नजदीक आ रही है। 25 मार्च को धुलंडी होने की वजह से नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ 26 मार्च और 27 मार्च के 2 दिनों का ही समय बचेगा। अलवर लोकसभा सीट पर मुकाबला भाजपा के भूपेंद्र यादव और कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के बीच होगा। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव 27 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले सुबह कंपनी बाग स्थल पर भाजपा की सभा होगी। इसके बाद प्रत्याशी भूपेंद्र यादव रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना है। नामांकन के दौरान पार्टी की ओर से शहर भर में बाइक रैली निकाली जाएगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी यादव कल 27 तारीख को नामांकन भरेंगे और उस नामांकन के लिए सबसे पहले पुराना सूचना केंद्र स्थित हनुमान मंदिर, फिर गणेश जी के मंदिर और उसके बाद में त्रिपोलिया में शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद में जगन्नाथ मंदिर पुराना कटला पहुंचेंगे। पुराना कटला जगन्नाथ मंदिर पर पूजा अर्चना करने के बाद में एक विशाल बाइक रैली के द्वारा शहर के प्रमुख बाज़ारों से होते हुए सराफा बाज़ार, बजाजा बाज़ार, फूड सर्कस, कलाकंद मार्केट, अपना घंटाघर, पंसारी बाज़ार, नगर निगम, चर्च रोड होते हुए कंपनी बाग पहुंचेंगे। कंपनी बाग पहुंचने पर वहां हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी वहाँ मुख्य वक्ता के रूप में होंगे और सभा को संबोधित करने के बाद में ये कार्यक्रम के लिए फिर हम नामांकन के लिए जो निश्चित होंगे वो जिनकी भी जिम्मेदारी होगी वो जा करके नामांकन करा के। आदरणीय भूपेंद्र जी ने अलवर आने से पहले देव दर्शन कार्यक्रम रखे और 6 तारीख को जब वो अलवर क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश किया तो बाबा मोहन राम मनसा चौक से लेके और काली खोली तक उन्होंने अब यात्रा रखी। पद यात्रा के माध्यम से गए और बहुत सारे अनेकों कार्यकर्ता अच्छी संख्या में बाबा मोहन राम तक गए। उसके बाद 7 तारीख को आप यहाँ अलवर आए और अलवर आके बैठक ली और योजना बनाई कि अगला जो कार्यक्रम हो तो उसमें 11 तारीख को देवदर्शन यात्रा आप सबके सामने रहा कि उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से लेके और भर्तृहर तक की यात्रा रखी। उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बखूबी बहुत अच्छा भाग भी लिया। इसके पश्चात उनका मन था, भाई साहब ने ये कहा था कि देवदर्शन यात्रा के बाद मैं कार्यकर्ता दर्शन का कार्यक्रम भी रखूँगा और उन्होंने प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक मंडल के बूथ के कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट इंट्रोडक्ट किया। सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को बुलाया, शक्ति केंद्र के लोगों को बुलाया, मंडल के पदाधिकारियों को बुलाया, 1-to-1 परिचय उन्होंने लिया। यह परिचय भी उन्होंने लगातार 12 तारीख से चालू किया और 20 तारीख तक का रखा। 20 तारीख तक प्रत्येक मंडल पर विधानसभा पर जा के बैठकें की हैं और एक एक कार्यकर्ता से मिले हैं। उनका मन ये रहा है कि मेरा जब भी कोई कार्यकर्ता लोकसभा क्षेत्र से आए तो उसको मैं डायरेक्ट नाम से जानूं, मैं उससे बिल्कुल परिचित रहूं कि भाई ये व्यक्ति ये यहाँ से आया है, ये कार्यकर्ता ये है, ये शक्ति केंद्र का संयोजक है या प्रभारी है या मंडल अध्यक्ष है या मंडल का प्रभारी है। इस चीज़ की उन्होंने बखूबी मतलब जो रखा कार्यक्रम, उससे सारे कार्यकर्ताओं में एक अच्छा प्रभाव भी गया है और कार्यकर्ताओं को लगा है कि एक अच्छा प्रत्याशी, एक हमारा एक जनप्रतिनिधि जो बनने जा रहा है। और हर जगह जब गए हैं तो वहाँ की प्रमुख समस्याओं के बारे में भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी ली है, प्रमुख स्थानों के बारे में भी जानकारी ली है। ये सारे काम करने के पश्चात पार्टी का कार्यालय का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी 11 तारीख को उन्होंने किया है और अब 22 तारीख से लगातार जो जनसंपर्क का कार्यक्रम उन्होंने प्रत्येक विधानसभा वाइज चालू किया है। और साथ में जब अलवर में रहे हैं तो अलवर में सुबह उन्होंने जो भ्रमण का कार्यक्रम है तो उस समय भी उन्होंने सुबह का 6 बजे से 7 बजे तक पार्कों में जाके संवाद का कार्यक्रम भी रखा है। जैसा कि अशोक जी ने बताया कि अब इसी के बीच में 27 तारीख को हम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और नॉमिनेशन फाइल के लिए सुबह 10 बजे आदरणीय भाई साहब जगन्नाथ मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए बैठेंगे
और वहाँ से जो दोपहिया वाहन है, उन दोपहिया वाहन की रैली के माध्यम से वो 11 बजे वहाँ से निकल के सभा स्थल कंपनी बाग तक, पुरजन विहार तक पहुँचेंगे और वहाँ सभा स्थल पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। और उस कार्यक्रम के बाद तकरीबन मेरे हिसाब से 1:30 बजे या 2 बजे के बीच में हम कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और कलेक्ट्रेट में नामांकन की प्रक्रिया को में भाग लेंगे। वहाँ कुछ संख्या में ही कार्यकर्ता जाएंगे। कार्यक्रम का समापन कंपनी बाग में ही हो जाएगा। कुछ संख्या में जो लोग अपेक्षित होंगे वही कलेक्ट्रेट जाके फार्म भरवा कर आएंगे और उसके तत्पश्चात भाई साहब का पुनः जनसंपर्क कार्यक्रम चालू हो जाएगा। ये एक छोटा सा रूपरेखा है जो कि आगे तक चलने वाला है। भाई साहब के 9 अप्रैल तक के कार्यक्रम सुनिश्चित हो चुके हैं प्रत्येक विधानसभा वाइज, और उसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम अभी तैयारी में है। अलवर जिले की रैणी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत पाटन सरपंच और रैणी सरपंच संघ उपाध्यक्ष सरोज मीणा ने अपने निज निवास ओड़पुर गांव में सोमवार दोपहर को होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने आपसी भाईचारे और हर्षोल्लास के साथ आपस में एक दूसरे को गुलाल, तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर होली खेली। इस दौरान काफी उत्साह का माहौल नजर आया। वहीं डीजे की धुन पर महिला पुरुषों ने नाचते हुए होली का लुत्फ उठाया। सरपंच पति मनोहर मीणा ने कहा कि सभी क्षेत्रवासी भाईचारे से होली खेले। ये सबसे बड़ा त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है जो आपसी भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुलाल या फूलों से होली खेलनी चाहिए। केमिकल युक्त रंगों से बचें क्योंकि केमिकल रंग के प्रयोग से त्वचा को नुकसान पहुंचने के साथ चर्म रोग होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही पानी की भी बर्बादी होती है। मेहंदीपुर बालाजी में संकट मोचन महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने आहुतियां दी। वहीं यज्ञ आयोजन के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद श्रद्धालुओं ने यज्ञ की परिक्रमा करते हुए बालाजी महाराज के जयकारे लगाकर कार्यक्रम स्थल को गुंजायमान कर दिया। बानसूर कस्बे के थाना परिसर में मंगलवार को पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली। इस दौरान बानसूर डीएसपी सत्य प्रकाश मीणा, थाना अधिकारी अरुण सिंह सहित तमाम पुलिस कर्मियों ने जमकर गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को पक्के रंगों से रंगते नजर आए। वहीं डीजे की धुन पर देसी और हरियाणवी गानों पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने जमकर नृत्य किया। इस दौरान बानसूर के मीडिया कर्मियों ने भी पुलिस के साथ होली खेली। कार्यक्रम के दौरान बानसूर थाने पर अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई। थाना अधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि होली के अवसर पर सभी जवान इलाके में ड्यूटी के दौरान व्यस्त रहते हैं। इस कारण उन्हें होली खेलने का मौका दूसरे दिन मिलता है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। महुआ थाना परिसर में मंगलवार को पुलिस कर्मियों ने होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान महुआ थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने सभी पुलिस कर्मियों के साथ रंग गुलाल के साथ होली खेली। उन्होंने बताया कि होली के त्योहार पर पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त रहती है। सभी पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा के मद्देनजर अपनी ड्यूटी निभाई। इसके एक दिन बाद पुलिस कर्मियों द्वारा होली खेली जाती है। भिवाड़ी के मिलकपुर स्थित बाबा मोहन राम काली खोली धाम पर श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ा। बाबा काली खोली धाम पर एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। बाबा के मेले में लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है। धाम पर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रखा है। यहाँ शाहबाद शिमले से आए चावला फैब्रिकेशन के मालिक गौरव चावला द्वारा 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ भंडारे के मुख्य सेवादार गौरव चावला सहित रणवीर चावला, नरेंद्र गुप्ता, योगेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, नरेश गुप्ता, गिरिराज शर्मा, अशोक गुप्ता, समयपाल यादव, राकेश सोनी मुख्य रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। रैणी उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के गांव में होली एवं धुलंडी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। रविवार को भद्राकाल होने के कारण होली दहन रात्रि 11:30 बजे किया गया, जिसमें लोगों ने आपस में गले लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। वहीं सोमवार प्रातः ही लोग रंग एवं गुलाल लेकर अपने गाँव और मोहल्लों से निकलकर एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाने निकले। इस दौरान होली का पर्व भाईचारे और धूमधाम के साथ मनाया गया। बड़े बुजुर्गों के साथ साथ नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी रंगों के इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद शाम को मिठाइयों का वितरण किया गया। वहीं मंगलवार को भैया दूज पर सभी बहनों ने अपने भाइयों के तिलक और कलाई पर धागा बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की।
भिवाड़ी के मिलकपुर धाम में भरने वाले वार्षिक मेले के दौरान भिवाड़ी के क्राइम रिपोर्टर मुकेश शर्मा को पुलिस कंट्रोल रूम में ड्यूटी देने वाले एक उप निरीक्षक ने हड़काते हुए वीडियो बनाने से मना कर दिया। इस बात की शिकायत जब पत्रकार ने तिजारा डीएसपी मुनीश मीणा से की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी पत्रकार को कोई पुलिस वाला मना कर दे। पत्रकार मुकेश शर्मा वहां से अपना समूह लेकर अपने घर आ गए। इसके बाद उन्होंने अपने से बड़े पत्रकारों को यह सूचना दी। इस संबंध में अभी पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी से बात करना जारी है। पुलिस इस मामले में एएसआई कैलाश चंद पर क्या संज्ञान लेती है यह अभी बाकी है। कैलाश चंद की मिलकपुर खोली धाम में मेला कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगी है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक को स्वयं संज्ञान लेकर तुरंत पुलिस उप निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पत्रकार बिना किसी भय और डर के कवरेज कर सकें। बहुजन समाज पार्टी के अलवर लोकसभा प्रत्याशी फजल हुसैन ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व प्रताप ऑडिटोरियम के पास एक निजी मैरिज होम में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की सभा हुई, जहां बसपा के दर्जनों नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए जीत का आह्वान किया। इसके बाद रैली के रूप में प्रत्याशी फजल हुसैन मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उनकी टक्कर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी से है और उनकी जीत निश्चित रूप से सुनिश्चित है। उन्होंने बताया कि उनके मुख्य मुद्दे अलवर लोकसभा क्षेत्र में विकास कराना है। उन्होंने कहा कि कई सालों से अलवर लोकसभा क्षेत्र विकास से महरूम है। ऐसे में निश्चित रूप से अलवर का विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल है। दलित और पिछड़े वर्ग के साथ जो नाइंसाफी हुई हम उसकी भरपाई करने के लिए संभव समाज के साथ 36 बिरादरी की बात करें विशेष रूप से उससे आपका जो है सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। दोबारा मुझे विश्वास है और ऊपर वाले को भरोसा है कि आने वाले वक्त में जीत हमारी रहेगी। करौली जिले में होली और धुलंडी के अवसर पर 2 दिन ड्यूटी पर तैनात रहे पुलिसकर्मियों ने मंगलवार को होली खेली। इस दौरान जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने पुलिस लाइन में जवानों के साथ होली खेलकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिस जवानों को रंग गुलाल लगाई। वहीं जवानों ने भी जिला कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी के साथ जमकर होली खेली। वहीं डीजे पर होली गीतों की गूंज और छोटे बड़े का भेद मिटाकर जवान जमकर थिरके। हिंडौन एएसपी सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि सदर, नई मंडी और कोतवाली थानों के पुलिस जवानों ने भी पुलिस थानों में जमकर होली खेली है। विगत 2 दिनों से पुलिस होली की ड्यूटी में व्यस्त थी। इस कारण आज थोड़ा अवसर मिला है होली मनाने का, तो सभी लोगों से अपील है कि होली शांतिपूर्ण बनाएं और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। इस संबंध में ट्रैफिक और जो भी थाने उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि संबंध में विधिक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। पुलिस की जो पुलिस परिवार की होली है वो मनाई जा रही है। इस संबंध में भाई ये आम जनता से अपील है कि भाई होली का त्यौहार है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें और भाईचारा बनाए रखें और आगामी चुनाव को देखते हुए संयम बनाए रखें। होली के अवसर पर मेहंदीपुर बालाजी टैक्सी यूनियन के सभी ड्राइवरों सहित गाड़ी मालिकों ने होली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर टैक्सी यूनियन अध्यक्ष लोकेश तिवारी, भरत बना, गोपाल जांगिड़, मान सिंह मीणा, खुशी धीरू, विनोद गोस्वामी, तारा गोस्वामी, संजय, पिंटू चौधरी ने बालाजी हेल्थ क्लब पर एक दूसरे को गुलाल एवं रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम गढ़ी सवाईराम कस्बे में स्थित श्री सीताराम मंदिर में फागोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां मौजूद श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेली। इस अवसर पर सीताराम मंदिर महंत रामअवतार शास्त्री ने ठाकुर जी की अलौकिक झांकी सजाई। स्थानीय कलाकार जल सिंह, मान सिंह एवं मनोज ने होली के गीतों पर भक्तों को खूब नचाया। देर शाम तक चले कार्यक्रम के बाद सैकड़ों महिला पुरुषों की मौजूदगी में महाआरती की गई। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के लिए ठंडाई का प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर एडवोकेट जितेंद्र शर्मा, मुरारी जैमन, प्रेम सिंह राठौड़, प्रहलाद मीणा, विजय सिंह चौहान, उमाशंकर झालानी, निर्मल शर्मा, मुरारी शर्मा, रिंकू जैमन, बजरंग जांगिड़, प्रेम जांगिड़ सहित काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। हिंडौन क्षेत्र में होली और धुलंडी का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। यहां हिंडौन विधायक अनीता जाटव के आवास पर रंग गुलाल से कार्यकर्ताओं ने जमकर होली खेली। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को होली और धुलंडी की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष गिरीश अलीपुरा, पिंटू जाटव, पूर्व पार्षद नरेश गुजर, तारा बैंसला, भूपेंद्र तंवर, बलवीर बैंसला, सोनू सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मंगलवार को मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयंभू श्री बालाजी महाराज के दर्शन किए। इस दौरान शिंदे ने मंदिर में डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में पत्नी लता शिंदे के साथ बालाजी की विशेष पूजा अर्चना करते हुए देश प्रदेश में खुशहाली की प्रार्थना की। वहीं मंदिर ट्रस्ट द्वारा महाराष्ट्र सीएम का भगवा दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान एएसपी दिनेश अग्रवाल, एसडीएम जसवंत मीणा, डिप्टी एसपी दीपक मीणा सहित एसएचओ गौरव प्रधान सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सीएम के मंदिर में पहुंचने के दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। कठुमर कस्बे में डी कुम्हेर विधायक शैलेश चौधरी के मुख्य आतिथ्य और विधायक रमेश खींची की अध्यक्षता में भाजपा के 3 मंडलों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं भरतपुर से भाजपा लोकसभा के प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली, प्रभारी गोवर्धन सिंह जादौन विशिष्ट अतिथि रहे। मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने बताया कि कठुमर, खो, खुड़ियाना भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक खींची ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की 3 माह की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाकर मतदाताओं को वोट के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, हरिओम कटारा, वीरेंद्र चौधरी, सुनील गोयल, राकेश फौजदार, अनिल कौशिक, कल्लूराम चौधरी, सरपंच रमेश चौधरी, लोकेश रानोता, भूमिदत्त शर्मा, उदय सिंह चौधरी, नरेंद्र शर्मा, सतवीर बराड़ा, राजकुमार पंडा सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में आम जन समस्याओं से पूरी तरह से त्रस्त है। आम जनता नगर पालिका के चक्कर लगा कर परेशान हो चुकी है। विराटनगर ईओ के ड्यूटी पर नहीं मिलने के कारण लोग अपने मजदूरी और रोजगार छोड़कर अधिकारियों का इंतजार करते रहते हैं। नगर पालिका में ईओ कब मिलते हैं, इसका जवाब जनता तलाशती रहती है। नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बदहाल स्थिति में। विराटनगर कस्बे के प्रमुख बाजार और आवासीय कॉलोनी में कूड़े के ढेर जमा है, जहां आवारा जानवर और मक्खी मच्छर मौसमी बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। नालियां भी कचरे के कारण जाम हो गई हैं, जिससे सड़कों पर दूषित पानी बह रहा है। सरकार की तरफ से तो सफाई कर्मचारी पालिका में लगा रखे हैं, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण यहाँ की सफाई व्यवस्था बेहाल है। विराटनगर ईओ बसंत सैनी से जब फोन पर सफाई व्यवस्था की जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि कस्बे में 25 स्थायी और 50 अस्थायी सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं। 75 कर्मचारी होने के बावजूद गंदगी के ढेर नगर पालिका में व्याप्त लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। आम जनता सरकार और जन सेवकों को अपना मूल्य वोट देकर चुनती है, लेकिन लापरवाह अधिकारी नेताओं की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा देते हैं। गंदगी के ढेर और सफाई व्यवस्था की बदहाली का जिम्मेदार आम जनता या अधिकारी, दोनों में से कौन है? विराटनगर उपखंड स्तर का कस्बा होने के कारण यहाँ उपखंड अधिकारी और तहसीलदार सहित बड़े अधिकारियों के आवास और कार्यालय स्थित हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को आमजन की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। नगर पालिका अधिकारियों के लापरवाही पूर्ण कार्यशैली को लेकर ऐसा लगता है कि नगर पालिका विराटनगर में पोपाबाई का राज व्याप्त है। मुंडावर में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देशन में लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत में वृद्धि, मतदाता पंजीकरण एवं जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली गई। इस रैली कार्यक्रम का आयोजन महिला अधिकारिता विभाग की महिलाओं द्वारा किया गया। वहीं रैली को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी देशराज यादव, सहायक स्वीप कोऑर्डिनेटर नीरज यादव, लीला शर्मा, रेखा, पूजा यादव, वीना, सुनीता, ललिता सहित बड़ी संख्या में साथीन उपस्थित रही। विराटनगर पालिका क्षेत्र में होली के पावन पर्व के कारण मुख्य बस स्टैंड पर सवारियों की भारी भीड़ रही। बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में युवा और छात्रों के घर आने के कारण अब त्योहार के बाद वापस जाने वालों की भारी भीड़ रही। विराटनगर के मुख्य बस स्टैंड पर 100 से अधिक सवारियां दिन भर साधनों का इंतजार करती रही। अलवर सहित विभिन्न स्थानों पर से आने वाली बसें सवारी के दबाव के कारण पहले से ओवरलोड आ रही थी, जिससे सवारियों को घंटों इंतजार करने के बाद भी निजी साधनों में मजबूरी में सफर करना पड़ रहा था। ऐसे में निजी बस चालक मनमाना किराया वसूल कर सवारियों को ले जा रहे थे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।